प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, करंट अफेयर की इस एमसीक्यू सीरीज में निर्माण आईएएस के समझ पर आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस करंट अफेयर की सीरीज में पिछले एक साल का करंट अफेयर, साथ ही इसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और साथ में यूपीएससी के लिए जो एलिमिनेशन टेक्निक चाहिए वो टेक्निक भी तैयार कराता हूं। तो आइए इस सीरीज में हम अपने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? The Law Commission shall, on the reference made to it by the central government, but not suo motu, undertake research in law and review of existing laws in India for making reforms and enacting new legislation. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे दिए गए संदर्भ पर लेकिन स्वप्रेरण से नहीं कानून में शोध करेगा और सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विधि आयोग क्या करेगा? विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा अगर उसे कोई सुझाव दिया गया या कोई दिया गया कि आप इस संदर्भ में किसी विशेष मुद्दे में लॉ से जुड़ी हुई सलाह दीजिए कि क्या इस कानून में सुधार करने की संभावना है, तो इस पर विधि आयोग सरकार को सलाह देगा। लेकिन प्रश्न में एक पॉइंट है, लेकिन स्वप्रेरण से सलाह नहीं देगा, अर्थात विधि आयोग स्वयं से सरकार को यह नहीं कहेगा कि यह जो पुरानी कानून चली आ रही है यह कानून वर्तमान में अप्रासंगिक है, इसको समाप्त कर दे। यह स्वयं से विधि आयोग सरकार को नहीं कहेगा जब तक कि सरकार उस कानून के संदर्भ में विधि आयोग की सलाह नहीं मांगती। सेकंड ऑप्शन है, भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय है का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब कि यह किसी एक्ट के द्वारा या संवैधानिक प्रावधान से नहीं बना है, बल्कि इसको कार्यकारी अर्थात कार्यपालिका ने, राष्ट्रपति ने आदेश के तहत इसको तैयार किया है, जिसका हर 5 साल में पुनर्गठन किया जाता है। 5 साल में अर्थात एक बार बनता है तो 5 साल के लिए बनता है। तीसरा ऑप्शन है, यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों के त्वरित निपटान और मुकदमेबाजी की लागत में कमी लाने के लिए न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने और उसके लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। अर्थात तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लॉ कमीशन क्या करेगा? लॉ कमीशन न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए, त्वरित न्याय देने के लिए या उससे जुड़ी हुई कोई भी रिसर्च की आवश्यकता हो तो वो करेगा। अब प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जैसे ही सही दिखे उसको घेर देना है। ठीक है, आइए इनका को आगे देखते हैं। देखिए, विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा या स्वप्रेरण से, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि विधि आयोग स्वप्रेरण से भी, अपने से सुओ मोटो से भी किसी कानून में संशोधन का सुझाव केंद्र सरकार को दे सकता है। तो यहां स्वप्रेरण से नहीं जैसे ही दिखा, स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। एक ट्रिक समझिएगा, यूपीएससी के क्वेश्चन में अगर आप में निगेटिव सेंटेंस दिख जाए अर्थात प्रश्न में नहीं शब्द दिख जाए तो मैक्सिमम केस में वो स्टेटमेंट गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, आइए सेकंड पे, और दिए गए संदर्भ पर कानून में शोध करेगा और सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा भी करेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसका हर 3 साल में, दिखा ना, हर 3 साल में पुनर्गठन किया जाएगा। अब दूसरा ट्रिक समझिएगा, यह क्या कह रहा है कि विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, तो यह तो सही है कि राष्ट्रपति के आदेश पर इसको बनाया जाता है या किसी एक्ट के माध्यम से बनाया नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हर 5 साल में, और ऑप्शन क्या बता रहा है कि विधि आयोग हर 5 साल में नहीं बल्कि हर 3 साल में गठित होता है। दूसरा ट्रिक,
अगर ऑप्शन में कोई डिजिट दिख जाए, 5 साल, 3 साल, 12 महीने, 182, 512, ऐसा कोई नंबर दिख जाए तो मैक्सिमम संभावना होती है कि वो नंबर क्या होगा, गलत होगा, जो कि यहां गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। पुनर्गठन किया जाता है। अब आइए तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा था कि यह त्वरित यह प्रक्रियाओं में, तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर प्रक्रिया में कोई देरी है तो उसके लिए लॉ कमीशन रिसर्च करता है। तो लॉ कमीशन, विधि आयोग, इसी के लिए तो बनाया ही गया है कि विधि के संदर्भ में कोई भी सुझाव देना हो, कोई भी रिसर्च करना हो तो वो करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम सिंपल सा, साधारण सा स्टेटमेंट है। यह त्वरित निपटान के लिए, मुकदमेबाजी की लागत में कमी करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। तो ये तो करेगा ही, तो साधारण सा स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो 1 और 2 गलत हो गए, सिर्फ 3 सही है। तो कौन स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये बहुत ही डिबेटिव टॉपिक है। इसको एज अ सोसाइटी में भी इसको लेकर के काफी डिबेट रहते हैं, न्यूज चैनल पे भी अक्सर डिबेट रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी यह बहुत लंबे समय से डिबेटिव टॉपिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके संदर्भ में जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को लेकर के भी आज तक अभी इस पर डिबेट चलता रहता है कि क्या उस जजमेंट का कोई नैतिक आधार है। हमें खैर उसमें नहीं जाना है, हम आ रहे हैं कि प्रश्न क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है, यह दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई स्टेटमेंट क्या है, अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 क्या है कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत उनकी रक्षा करें। किसकी रक्षा करें, सेक्स वर्कर्स की रक्षा करें। दूसरा, दृश्य रतिकता, ये यहां पर देख लीजिए, वेवरिज्म, दृश्य रतिकता को एक नागरिक अपराध घोषित किया गया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि बचाव अभियान पर कब्जा करने की आड़ में यौन कर्मियों की अपने ग्राहकों के साथ तस्वीरें प्रसारित करने पर रोक लगाई जा सके। अर्थात ये स्टेटमेंट कह रहा है, दृश्य रतिकता का मतलब क्या है कि अगर कोई यौन कर्मचारी या सेक्स वर्कर किसी ग्राहक के साथ फोटो लेता है और उसको प्रसार करता है तो इससे उस व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन होता है। तो ऐसे उस प्राइवेसी को रोकने के लिए इस कानून में, इस एक्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है कि यह अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह एक अपराध है। किसी सेक्स वर्कर के साथ न तो आप कर सकते हैं, न तो सेक्स वर्कर आपके साथ कर सकता है। ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है। फिर कह रहा है नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। अब यहां पर देखिए ऑप्शन पे आते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिशा निर्देश क्या था कि धारा 354C, आईपीसी की धारा 354C जो ताक झाक को एक आपराधिक अपराध बनाती है। अर्थात किसी के पर्सनल मामले में अगर आप ताक झाक करते हैं तो वह एक अपराध है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि बचाव अभियान की आड़ में यौन कर्मियों की अपने ग्राहकों के साथ तस्वीरें प्रसारित करने पर रोक लगाई जा सके। तो यह एक्ट, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट इस तरीके से कि इस एक्ट के तहत उनकी रक्षा करें। तो यहां सेकंड ऑप्शन कि अगर कोई फोटो लिया जा रहा है तो इसको रोकने के लिए कानून पे दबाव सुप्रीम कोर्ट ने डाला है कि आपको ऐसा, अधिकारियों को ऐसा करना है। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। आइए आगे पढ़ते हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत उनकी रक्षा करना यह भी प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। तीसरा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा, NALSA, ठीक है, नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यौन कर्मियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दिया है कि जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो विधि के संदर्भ में प्राधिकरण बनाई गई है, ये प्राधिकरण क्या करेंगी, यौन कर्मियों को, सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट थे। अब यहां पे है कि 1956 के तहत उनकी रक्षा करे अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने
स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए ऐसे प्रश्न यूपीएससी में होते हैं जिसमें कि दोनों स्टेटमेंट सही होता है। देखिए पहला सेकंड स्टेटमेंट तो सही होने के पीछे एकदम साधारण सा लॉजिक था कि ये तो प्रश्न से सीधे सीधे मैच कर रहा है, इसमें काटने पीटने वाला कुछ है नहीं। पहले ऑप्शन में एक जगह आप सोच सकते थे कि क्या वो इसी एक्ट की बात कर रहा है, तो एक्ट ही इतना साधारण दिया गया है कि वह एक्ट सीधे समझ में आ जाएगा, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। तो अनैतिक व्यापार कौन, सेक्स वर्कर का जो व्यापार है वो अनैतिक व्यापार है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक्ट है, साधारण सा ये भी स्टेटमेंट था। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही रहे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि यूपीएससी में एक टेंडेंसी जो कि पिछले 2-3 सालों से देखी जा रही है, यूपीएससी पिछले कभी कभी 2 साल के, कभी पिछले 3 साल के क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो यह ऐसा ही प्रश्न है जो कि पिछले 3 सालों से, पिछले 2 सालों से लगातार चर्चा में है, ठीक है। तो वो 2 साल से चर्चा में है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब ये क्यों चर्चा में है ये हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आइए, यह नासा ईएसए का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके बीच में है, नासा, यूरोपियन और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से इसको प्रक्षेपित किया गया है। टेलीस्कोप मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी और दृश्य भाग में, यहां पर देखिए कि किसमें, अल्ट्रावायलेट और विजिबल पार्ट में क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। अब यहां पर रुकिएगा, एक तो कि क्या यही तीनों इसके मेंबर हैं, पहला डाउट यहां हो सकता है। दूसरा डाउट कि क्या वो उसके पैराबैंगनी में या और दृश्य भाग में ही करेगा या फिर वो किसी और में भी कर सकता है, ठीक है। तीसरा, यह सूर्य और पृथ्वी के L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में ज्ञात अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक प्रभामंडल कक्षा में संचालित होता है। अब यह कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है L2 लैग्रेंज पॉइंट 2। दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच में टोटल 5 ऐसे पॉइंट होते हैं। यहां ये आप इसको सन समझ लीजिए और यहां पर ये इसको अर्थ समझ लीजिए। तो अर्थ और सूर्य के बीच में कुल 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को काउंटर कर देता है। काउंटर कर देता है का मतलब कि अगर इन 5 स्थानों में कहीं भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो अब वो ऑब्जेक्ट ना तो सूर्य की तरफ जाएगा और ना ही पृथ्वी की तरफ जाएगा, बीच में ही लटक जाएगा। तो वही है, इस 5 पॉइंट को L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। उसी में से एक पॉइंट के बारे में यह प्रश्न कह रहा है कि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच L2 पॉइंट पर उपस्थित होकर के एक बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रभामंडल कक्षा में संचालित होगा। अगला कह रहा है कि यह हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। अब हमें आपके लिए होमवर्क है कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको पढ़ लेना है। हब्बल टेलीस्कोप कब भेजा गया था, उसका मकसद क्या था, और क्या जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये हब्बल का ही उत्तराधिकारी है। तो इस तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कि दिसंबर 2021 में लॉन्च, देखिए ये दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि ये भारत अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा प्रक्षेपात सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है। तो सैटेलाइट है। तो इसको कौन कौन भेज रहा है, JWST USA अर्थात नासा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अर्थात पहला ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया कि यह नासा, ESA और कनाडा के ज्वाइंट वेंचर के साथ भेजा गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड, यह एक कक्षीय इंफ्रारेड वेधशाला है, इंफ्रारेड, और वहां पे क्या है, विजिबल, जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की खोज को पूरक और विस्तारित करेगा।
अर्थात अब तक जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है यह उसके आगे की खोज को जारी रखेगा और लंबी तरंग दैर्ध्य कवरेज और बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ, अर्थात यह हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से अधिक मॉडर्न है, उससे अधिक बेहतर गुणवत्ता के साथ करेगा, लेकिन यह इंफ्रारेड वेधशाला है। जबकि यहां देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है ये कि यह दृश्य भाग में अर्थात विजुअल में और पैरावैगनी में कह रहा है। मैंने कहा था कि यहां पे डाउट हो सकता है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए इसके पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप एनजीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के रूप में इसे जाना जाता था, और 2002 में इसके बारे में हो रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हो रहा है। 2002 में नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स वेब के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था। अर्थात पहले जब इसको भेजा गया तो किसके नाम पे भेजा गया, जेम्स वेब एक नासा के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसको भेजा गया था। कब भेजा गया था, 2002 में। और यह लगभग 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण वाला एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। ठीक है, तो यह कैसा टेलीस्कोप होगा जेम्स वेब, यह इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। और यह हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। यह सूर्य पृथ्वी के L2 बिंदु के रूप में ज्ञात अंतरिक्ष बिंदु की चारों ओर परिक्रमा करते हुए, तो ये जो L2 बिंदु वाला पॉइंट है यह भी सही है कि वह L2 पर ही अवस्थित है। और ये चूंकि काफी महत्वपूर्ण है तो यहां से यूपीएससी कोशिश करेगा कि टफ से टफ क्वेश्चन बनाए, तो ऐसे टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से सही कौन कौन से हुए, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा जैसे ही गलत होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, आपका आंसर निकल गया 1, 2, 1, 3 एंड 4। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यह इसको आप वेरी वेरी संभावित क्वेश्चन मान करके, वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन मान करके देख पढ़िएगा। इंचियोन रणनीति, समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला इंचियोन रणनीति के बारे में आपको जानना है। ये किससे जुड़ा हुआ है, क्या ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध है, या ये जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, या साउथ साउथ कोऑपरेशन दक्षिण दक्षिण सहयोग से जुड़ा हुआ है, या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा हुआ ये रणनीति है, किससे जुड़ा हुआ है। अब एक और बात मैं बता रहा था, क्योंकि मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि जब भी वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो वहां पर यूपीएससी उम्मीद करता है कि आपको उस क्वेश्चन को, अगर स्मार्ट हैं तो छोड़ करके आगे बढ़ जाए, अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। लेकिन अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं और ऐसे में अगर आपको रिस्क लेना ही है तो वन लाइनर क्वेश्चन में भी यूपीएससी आपका दिमाग का टेस्ट करता है। और वो कैसे करता है कि इनमें ऐसे ऑप्शन देता है जो कि पिछले एक साल में चर्चा में रहे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह काफी अधिक चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन होता है। और इनमें से जो भी ऑप्शन सबसे अधिक चर्चा में रहता है, क्वेश्चन बेसिकली वही से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इंचियोन रणनीति क्या है। देखिए इंचियोन रणनीति एशियाई और प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के क्षेत्रीय रूप से सहमत अक्षमता समावेशी विकास लक्ष्यों का पहला सेट प्रदान करता है। और इसमें 10 लक्ष्य हैं, 27 लक्ष्य और 62 संकेतक हैं, जिसमें विकलांगता, समावेशी आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है। तो एक बात समझ आ गई आप लोगों को, इंचियोन रणनीति किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले साल क्योंकि ये सब भी रहे हैं चर्चा में, लैंगिक समानता भी रहा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन भी रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आपको रिस्क लेना है तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तो बिल्कुल ही सब कोई काट देगा, क्योंकि इंचियोन रणनीति है। ठीक है, और यह एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ सब प्रतीत नहीं होता है। लैंगिक समानता के संदर्भ में इसको हमने कभी नहीं सुना है, न कभी पढ़ा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये कोई साउथ का कोई देश नहीं है जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में उपस्थित कोई देश हो या फिर कोई स्थान, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं और ऑप्शन डी अपने आप ऑप्शन दिख जा रहा है आंसर के रूप में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह क्वेश्चन चूंकि हमारे भारत में हर साल लगातार चुनाव होते ही रहते हैं,
तो चुनाव जब होते ही रहते हैं तो चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले को आप ऑप्शन और एग्जाम के लिए तैयार रहिए कि ऐसे मामले आपसे पूछे जा सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डी रजिस्टर्ड। डी रजिस्टर कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में से किस मामले में एक राजनीतिक दल को अपंजीकृत क्या करना है? अपंजीकृत किया जा सकता है। राजनीतिक दल जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको रजिस्ट्रेशन कैसे समाप्त किया जा सकता है? प्रश्न उसी के संदर्भ में कह रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर केंद्र सरकार ने उस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया है तब भी उसका पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, यदि कोई पार्टी अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करती है, ध्यान से, आंतरिक संविधान में संशोधन करती है और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित करती है कि वह अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन नहीं करेगी, तो फिर चौथा कह रहा है कि नैतिक आचार संहिता का अगर उल्लंघन करती है वो पार्टी तो भी उसे डी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि राजनीतिक दलों को अपंजीकृत करने या उनके पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान कहां वर्णित है? क्या इलेक्शन कमीशन में वर्णित है, इलेक्शन कमीशन के प्रावधानों में वर्णित है, या संविधान में वर्णित है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में वर्णित है? ये तीन है, आपको ये तैयार करने हैं खुद से। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान का उल्लंघन करने या पंजीकरण के समय दिए गए वचन का उल्लंघन करने के आधार पर पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। अर्थात इलेक्शन कमीशन पार्टियों का पंजीकरण सामान्य परिस्थितियों में रद्द नहीं कर सकता। एक पार्टी को केवल अपंजीकृत किया जा सकता है किन आधारों पर? यदि उसने धोखे से पंजीकरण किया हो। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए, या पार्टी अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करके और यह कह दे कि अब वह भारतीय संविधान का पालन नहीं करेगी। ध्यान रखना है, यह संविधान की पालन की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही कि वह किसी एक्ट की पालन नहीं करेगी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अगर उसको कहती है कि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टी यह कहती है कि मैं आज से भारत के संविधान का पालन नहीं करूंगी तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं। तो इस तरीके से अगर धोखाधड़ी से प्राप्त किया है पंजीकरण तो रद्द हो जाएगा, सही है। केंद्र सरकार ने अवैध घोषित कर दिया तो भी रद्द हो जाएगा। आंतरिक संविधान में संशोधन करती है और इलेक्शन कमीशन को सूचित करती है कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन नहीं कर सकती है। अरे भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सरकार के किसी न किसी एक्ट से असहमति जताते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो सरकार के बहुत सारे एक्ट से असहमति जताती हैं, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो संविधान को मानती है। वो किसी भी एक्ट को इस आधार पर खारिज करती है कि यह एक्ट गैर संवैधानिक है, और यही कह रहा है कि अगर वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा और 1991 का अगर पालन नहीं करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? यह एक एक्ट है, यह संविधान नहीं है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत। और नैतिक आचार संहिता के उल्लंघन करने पर किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 और 4 ये क्या है? ये दोनों गलत है और पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको होमवर्क दिया गया है कि आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 को तैयार कर लें, साथ ही इसके बारे में कि राजनीतिक दल को अपंजीकृत किया जा सकता है, इससे संदर्भ में कोई भी प्रोविजंस है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, ये इंडिया का मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कैसे? निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। बंदरगाह है, भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, इनको बताना है आपको कि सबसे उत्तर में कौन है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है कि कुछ प्रमुख स्थलों को, कुछ प्रमुख शहरों का नाम दे देती है और उसको कहती है कि या तो पूर्व और पश्चिम की ओर या फिर उत्तर और दक्षिण के क्रम में अवस्थित करें।
तो उसी संदर्भ में इन बंदरगाहों को उत्तर दक्षिण क्रम में आपको अवस्थित करने हैं। इसमें हल्दिया, मुंद्रा, काकीनाडा और सूरत। अब आपका काम है कि आप इनको बताएं कि ये किन राज्य में कौन कौन से बंदरगाह उपस्थित है। हल्दिया कहां है, आपने सोच लिया होगा। दूसरा मुंद्रा, तीसरा काकीनाडा और चौथा सूरत। अब आइए, कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है, क्रम बताना है, उत्तर दक्षिण क्रम। चलिए, ये देखिए भारत के कुछ मेजर और कुछ पोर्ट के बंदरगाहों की सूची दी गई है। आपको पूरे बढ़िया से मैं मैप दिखा देता हूं बंदरगाहों का। यहां पर देखिए, ये गुजरात के रीजन में, यहां पर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला। अब यहां पे कांडला का मैप देख लीजिए और दूसरा मैप आप देख लीजिए हाल्दिया का। भारत के ये दो बंदरगाह दोनों छोर पर हैं। इन दोनों में आपको उत्तर में कौन दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो जो गुजरात का कांडला पोर्ट दिख रहा है, यह हाल्दिया से ऊपर दिख रहा है ना। यहां पर है कांडला पोर्ट और हाल्दिया पोर्ट यहां पर है, हाल्दिया यहां पर है, ठीक है। तो कांडला पोर्ट उत्तर में है, उसके जस्ट नीचे हाल्दिया पोर्ट है। इधर देखिए, कांडला के बाद जस्ट नीचे थोड़ा सा सटा हुआ मुंद्रा है। मुंद्रा बंदरगाह जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है। उसके जस्ट नीचे देखिए पोरबंदर है, जो कि हमें इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बंदरगाह में नहीं आता, छोटा वाला है। यहां देखिए, यहां पर गल्फ ऑफ खंभात में 3 पोर्ट हैं। कौन कौन? भावनगर पोर्ट, भरूच पोर्ट और सूरत पोर्ट। ये तीनों का क्रम भी वैसे ही है, भावनगर, भरूच और सूरत। तो ये तीनों क्या है? गल्फ ऑफ खंभात में अवस्थित 3 प्रमुख बंदरगाह अगर पूछ लिया जाए तो भावनगर, भरूच और सूरत है। ध्यान रखना है कि पोरबंदर, मुंद्रा और कांडला ये गल्फ ऑफ खंभात में नहीं है, बल्कि मुंद्रा और कांडला ये दोनों गल्फ ऑफ बल्कि रन ऑफ कच्छ में अवस्थित पोर्ट है। और पोरबंदर पोर्ट तो एकदम से इन दोनों के बीच में समुद्र में अवस्थित है। अब इधर से आते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। उसके नीचे रत्नगिरी पोर्ट है, ये छोटा पोर्ट है। लेकिन वहीं पर एक बड़ा पोर्ट है, मार्मुगोवा पोर्ट। यह बड़े पोर्ट में आता है, जो कि गोवा में अवस्थित है। उसके नीचे एक बड़ा पोर्ट है कर्नाटक में, मंगलुरु पोर्ट। ये कर्नाटक और केरल की जहां बाउंड्री मिलती है वहीं पर अवस्थित है। और उसके नीचे जो बड़ा पोर्ट है, इसमें यह है कोची पोर्ट। यह भी बड़े पोर्टों में नहीं आता, लेकिन यह मध्य क्रम का पोर्ट बंदरगाह और माना जाता है। इधर देखिए, इधर हाल्दिया पश्चिम बंगाल, पैरादीप उड़ीसा, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये तीनों बड़े बड़े पोर्ट हैं। फिर काकीनाडा पोर्ट, यह भी आंध्र प्रदेश का ही पोर्ट है, लेकिन यह थोड़ा छोटा साइज में छोटा पोर्ट है। चौथा है मछलीपट्टनम पोर्ट, यह भी आंध्र प्रदेश में छोटे पोर्ट में आता है। कृष्णपट्टनम, यह भी छोटे पोर्ट में आता है। तो इस तरीके से जो भी पट्टनम वाले पोर्ट होते हैं वो आंध्र प्रदेश में होते हैं, लेकिन इनमें सबसे उत्तर में विशाखापट्टनम पोर्ट है। फिर अब देखिए, आते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो सबसे प्रमुख उत्तर में पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए नागपट्टनम पोर्ट, ये मध्य क्रम का पोर्ट है, बड़ा बंदरगाह नहीं माना जाता है। लेकिन उसके नीचे जो तुतीकोरिन का पोर्ट है, तुतीकोरिन पोर्ट, यह भी बहुत बड़े बंदरगाहों में काउंट होता है। तो इधर से कांडला, उसके बाद JNPT दूसरा, तीसरा मार्मुगोवा, चौथा यहां पे मार्मुगोवा, चौथा मंगलुरु और पांचवा कोच्चि, ये बड़े पोर्ट हो गए। इधर देखिए हाल्दिया, पैरादीप, विशाखापट्टनम, उसके बाद नीचे आते हैं तो चेन्नई और फिर सबसे नीचे तूतीकोरिन, ये बड़े बड़े पोर्ट में काउंट होते हैं। तो इन पोर्ट का क्रम जो कि मैंने दिखाया, आप उसको ऐसे देख लें। अब आते हैं कि अगर हम इनको उत्तर दक्षिण क्रम में अवस्थित करें, यहां पर देखें तो हाल्दिया और मुंद्रा, काकीनाडा और सूरत, चारों को देखिए। हाल्दिया देखिए कहां है, हाल्दिया यहां पर है। और मुंद्रा देखिए, मुंद्रा यहां पर है।
हाल्दिया से मुंद्रा क्या है, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट सा ऊपर है। तो मुंद्रा पहले हो जाएगा, मुंद्रा अर्थात 2 हो जाएगा, 2 के बाद हाल्दिया, 2 के बाद 1, फिर उसके बाद 4। सूरत देखिए, सूरत यहां पर है, मुंद्रा, हल्दिया, उसके बाद सूरत, और तब यहां पर देखिए काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से 3, 2, 1, 4 और 3 ये क्रम हो जाएगा। आपको ऐसे ही इंडिया के बारे में मैं पूरी मैपिंग सीरीज के साथ तैयार कराता रहूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, यह सीधे सीधे यही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको अगर आप समझ लेंगे तो इसके पेरिफेरल से क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा। निम्न देशों में से कर्क रेखा पर अवस्थित देशों की पहचान करें। अब कर्क रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं, ये आप अगर तैयार करेंगे तो कर्क रेखा के साथ साथ उसके आसपास का मैप भी जरूर तैयार करेंगे आप। तो कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो देश अवस्थित है उनकी पहचान करनी है आपको। आइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं। ये देखिए कर्क रेखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा साउथ अमेरिका के किसी भी पोर्ट से, किसी भी पार्ट से टच नहीं करती है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से टच नहीं करती है। साउथ ईस्ट एशिया में देखिएगा ये म्यांमार से टच करती है। अब मैं आपको कंटिनेंट वाइज इसको दिखा देता हूं। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ अमेरिका में, देखिए यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका में किन किन देशों से टच करती है। यहां देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से तो गुजरती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में वो अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट से नहीं गुजरती है, बल्कि मैक्सिको और क्यूबा, इन 2 देशों से नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा गुजरती है। फिर अब हम आते हैं अफ्रीका में कर्क रेखा कहां गुजरती है भाई। तो यहां देखिए अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अफ्रीका को ध्यान रखना है आपको। देखिए यहां पर वेस्टर्न सहारा कंट्री है, पश्चिमी सहारा से गुजरती है, दूसरा मॉरिटेनिया से, फिर माली से, फिर अल्जीरिया से, फिर यहां पर देखिए नाइजर से भी टच कर जाती है, और लीबिया से, चाड से भी हल्का टच करती है, फिर इजिप्ट से। अर्थात अफ्रीका के इतने देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद वह एशिया में सबसे पहले अगर किसी देश को टच करती है तो वह है सऊदी अरबिया। तो अरब प्रश्न यहां पे यही बन सकता है कि कर्क रेखा अरब प्रायद्वीप में किन किन देशों से गुजरती है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देखिए यहां पर अरब प्रायद्वीप में पहला है सऊदी अरब, दूसरा है यूएई, और तीसरा है ओमान। तो सऊदी अरब, यूएई और ओमान, इन 3 देशों से अरब प्रायद्वीप में कर्क रेखा गुजरती है। यहां देखिए एशिया में कहां कहां से, तो हम यहां तो देख ही चुके हैं सऊदी अरब, यूएई और ओमान। उसके बाद इधर जैसे ही ओमान से आगे बढ़े तो सीधे भारत, भारत के बाद बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार और चाइना में टच किया, और ताइवान के बीचों बीच आगे निकल गया। अर्थात साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र देश है जो कर्क रेखा से सीमा साझा करता है, और वो एकमात्र देश है म्यांमार। ठीक है, अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों में से सिर्फ म्यांमार के साथ कर्क रेखा सीमा साझा करती है। यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर अब प्रश्न वो बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से टच करता है, पाकिस्तान से तो कर्क रेखा टच नहीं करती है। अब इधर देखते रहे आप लोग मैप में, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना और ताइवान, इन 5 देशों का क्रम याद कर ले। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, इधर से 5 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान। अर्थात एशिया में 8 देशों से, इन 8 देशों को याद कर लेंगे आप लोग टिक के साथ, 8 देशों से कर्क रेखा गुजरती है।
तो इस तरीके से आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए और हमारा प्रयास रहता है कि हम इस सीरीज में आपको करंट अफेयर की तैयारी के साथ साथ, करंट अफेयर तो एक साल का हम कराएंगे ही, उसके साथ साथ आपकी मैपिंग और आपको इलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाएं। तो हमारे इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक प्रसारित करें और हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।